नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड की उत्तरकाशी ज़िले में जो धराली कस्बा है उसमें जो फ्लैश फ्लड आया था, जो त्रासदी आई थी, उसको कई दिन हो गए हैं। और 5 तारीख को जब ये फ्लैश फ्लड आया, उसमें पूरा जो बाज़ार था उसका पूरा बाज़ार का हिस्सा तबाह हो गया। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चल रही हैं, अलग अलग एंगल से ग्राउंड रिपोर्ट बहुत सारे जो टीवी चैनल हैं और रिपोर्टर हैं वो धराली जो जगह है, हरसिल वैली है, वहाँ जाके कर रहे हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या सरकार को इस जो त्रासदी थी इसकी जानकारी दी गई थी। जो हमारे तमाम संस्थान हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बता दिया था। जो इसरो है उसकी एक केंद्र है, भारतीय सुदूर जो केंद्र है देहरादून में, और उसने बहुत पहले एक सूचना जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको दी थी कि जो धराली है उसके ऊपर बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है और भविष्य में वो नीचे जो धराली बाजार है उसके लिए खतरा बन सकता है। तो क्या एक्शन लिया सरकार ने? अगर आपदा, क्योंकि जो विभाग है उसकी तरफ से अखबारों में ये बयान दिया गया कि हमने जो उत्तराखंड आपदा विभाग है उसको इसकी सूचना दी थी कि धराली में भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है और ऊपर से अगर कभी भारी बारिश हुई या जो मोरेन डेब्री से वो नीचे की तरफ आया तो वो धराली बाजार को बहुत नुकसान कर सकता है। इसरो ने जो जारी किया है तस्वीर, उसमें पूरी डिटेल में उन्होंने जो उसका डायमेंशन है कि कितने लंबे क्षेत्र में वो मलबा आया है, कितनी ऊपर से वो मलबा लेके नीचे आया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी कोई घटना होती है तो एक सवाल मन में ये जरूर उठता है कि क्या वैज्ञानिक, जो आज हम एआई के युग में जाने वाले हैं, क्या हम पहले उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते? हमारे पास जो मौसम विभाग है, जो डॉपलर रडार हैं, जो कार्डोसेट अंतरिक्ष है, जो अंतरिक्ष सैटेलाइट है उसके, और इसरो है, तमाम जो संगठन है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान है, ये जो तमाम संगठन है, क्या किसी आपदा से पहले की हमें जानकारी या आगाह नहीं कर सकते? और अगर करते हैं तो सरकार क्या एक्शन लेती है? तो ये एक बड़ी खबर है कि अगर सरकार को मालूम था, हालांकि सरकार की तरफ से इसमें ये कहा जा रहा है कि उनको किसी भी तरीके का जो रिपोर्ट है जो इसरो की तरफ से जारी की गई थी उसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस जो है वो इस समय जो रेस्क्यू है उस पर है कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जाना है। तो जो फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया उसमें भी क्या हिला हवाली हुई, क्या बहुत सारी दिक्कतें जो रेस्क्यू प्री जो डिजास्टर होता है उसके बाद पोस्ट डिजास्टर, यानी कोई अगर घटना आ गई तो क्या उसके बाद की स्थिति कैसे होती है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 6 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंच गए थे और धराली में वो लोगों से मिले, तमाम लोगों ने उनसे बातें रखी। वो पहले मुखबा गए और फिर अगले दिन यानी 7 तारीख को फिर वो धराली में गए। पहले दिन तो वो मुखबा गए और दूसरे दिन वो धराली, जहाँ पर फ्लैश फ्लड आया है, अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर। तो 5 और 6 तारीख को, 7 तारीख को कोई भी कनेक्टिविटी धराली में, मुखबा में, हरसिल में, बगोरी में नहीं थी। क्योंकि जैसे ही वो फ्लड आया और उसके बाद जब वो मलबा नीचे की तरफ गया उसमें भागीरथी में, तो उसने जो सड़कें थी, पुल थे, उसके अलावा जो संचार की व्यवस्थाएं थी, जो हमारे बिजली की लाइनें थी, ट्रांसफार्मर थी, उसको सबको तबाह कर दिया। तो ये 2 दिन 6 और 7 को कोई भी इन्फॉर्मेशन ऊपर से नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है ऊपर। जो भी एकमात्र साधन था वो हेली से था। हेली से जो अधिकारी थे वो गए थे, मुख्यमंत्री गए थे। 8 तारीख के बाद फिर जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो 7 को भी थोड़ा सा जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हैं MI-17 वो वहाँ पर उतरे और फिर 8 तारीख से प्रॉपर जो रेस्क्यू है, जो गंगोत्री में यात्री फंसे थे, जो नीलोंग वैली में लोग थे, वापस वो गंगोत्री आए। जो धराली में थे, जो तमाम वहाँ पर होटेलियर हैं, जो लोग हैं स्थानीय, उन सबको धीरे धीरे करके फिर रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया। फौरी तौर पर जो सरकार की तरफ से जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने पूरी तरीके से जो धराली उसके आसपास एक्टिव हो गए। अब जैसे ही 8 तारीख को, 6-7 को तो कनेक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 8 तारीख आई तो 8 तारीख के बाद फिर वहाँ से खबरें
आनी शुरू हो गई। जो लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए वो फिर जो आप बीती है वो बताने लग गए कि कितनी वहाँ पर भयावह स्थिति थी, क्या स्थितियाँ वहाँ पर थी, कैसे वहाँ पर आपदा आई, कैसे वहाँ बिजली गुल हो गई, संचार की व्यवस्थाएं गुल हो गई, और जो सरकार की जो कमियां हैं वो बताने लग गए। फिर आता है 9 तारीख को। 9 तारीख को और भी ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर जाने लग गए, और 8 और 9 तारीख को जो सरकार की तरफ से फौरी राहत दी जाती है 5,000 की। जब कोई भी आपदा आती है, जो पूरा घर तबाह हो जाता है, तो वो कैंपों में रहते हैं। अभी भी वहाँ बहुत सारे कैंप चल रहे हैं, कम्युनिटी किचन चल रहे हैं बगोरी में, हरसिल में, मुखवा में, धराली में। और जो राशन आ रहा है हेली से, चाहे वो प्राइवेट हेली हो या एयरफोर्स की जो प्रशासन की तरफ से मातली एयर जो हेलीकॉप्टर है आईटीबीपी का, वहाँ से जो भेजा जा रहा है वो इन कम्युनिटी सेंटर में जा रहा है। तो धराली के जो लोग थे, अफेक्टेड गांव के लोग थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि हमें तो राशन मिल ही नहीं रहा था, अगर नीचे से राशन आ रहा था तो वो गया कहाँ। तो पहला सवाल ये कि आखिर वो राशन कहाँ जा रहा था, और दूसरा सवाल जो धराली के लोगों ने उठाया कि वो उनको रेस्क्यू किया ही नहीं जा रहा था, पता नहीं कौन लोग आ रहे थे हेली से और किन लोगों को भेजा जा रहा था। तो ये 2 सवाल थे जिसको लेकर धराली के लोगों का गुस्सा फूटा। और 9 तारीख को जब 8-9 तारीख को जब प्रशासन वहाँ पर 5-5 हज़ार का चेक लेने, डीएम और तमाम उनका जो सरकारी तंत्र है वो वहाँ पर पहुँचा, तो उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की, चेक लेने से मना कर दिया, नारे लगाए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की, और एक बात बहुत ज़ोर शोर से कही कि पहाड़ियों तुम घाम तापो। इसका मतलब है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ हरसिल में आए थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म जब होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पहाड़ों में घाम तापने के लिए, एक टूरिज्म को गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए एक स्लोगन दिया था ताकि विंटर टूरिज्म को पुश मिले, घाम तापो योजना। और केवल हरसिल नहीं बल्कि पूरे अक्रॉस उत्तराखंड की सर्दियों में जब महानगरों में धूप का पता नहीं चलता, कोहरा ज़्यादा रहता है मैदानी इलाकों में, तो आप पहाड़ों में घाम तापने और घूमने फिरने आ सकते हैं। तो एक तरीके से लोगों ने वहाँ विरोध किया। अब जो एक और पहलू है कि इस पूरे घटनाक्रम में जब 5 तारीख को ये घटना हुई तो हमारी जो मीडिया थी उसकी क्या भूमिका रही है, सोशल मीडिया और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। देखिए, कई जब इसका उदाहरण देने से पहले जो मीडिया ने वहाँ कवरेज की, उससे पहले हम आपको केदारनाथ की जो त्रासदी थी 2013 में उस तरफ ले चलते हैं। 16-17 जून को त्रासदी आई, 16 जून तक तो मालूम ही नहीं चला था कि केदारनाथ में चोराबाड़ी ताल फटा है। 17 तारीख की शाम तक पता चलने लग गया। उससे पहले उत्तरकाशी की खबरें चल रही थी क्योंकि उत्तरकाशी में एक मकान गिरा था, तो फिर वहाँ मीडिया जाती है। मीडिया कवरेज को कोई रोक टोक नहीं थी। जो सहजदारा हेलीपैड था, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट था, उसके अलावा जो गौचर हेलीपैड था, गुप्त काशी में जो हेलीपैड थे, और केदारनाथ तक नेशनल मीडिया, जो स्थानीय मीडिया है, सब ने पूरी यात्रा जो देहरादून से लेके और केदारनाथ तक जगह जगह अपनी टीमें तैनात की। एक एक चैनल की 3-3, 4-4 टीमें थी। मिसिंग लोग की लेकर तमाम चैनलों ने जो लोगों के फ़ोटो थे वो चलाए। और जो कमियां थी सरकार की, जो उस समय उत्तराखंड में बहुगुणा सरकार थी, केंद्र में यूपीए सरकार थी, तो उस पूरी जो तंत्र था जिस तरीके से वो फेल हुआ, पूरे एक तरीके से लकवाग्रस्त हो गया था उस समय केंद्र और राज्य की, समझ नहीं आ रहा था। उस समय के डीएम को तो अटैक भी आ गया था, हार्ट अटैक, और तुरंत वो फिर देहरादून उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो जिस तरीके से समझ नहीं आई थी खासतौर पे राज्य सरकार की, केंद्र ने तो एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी, अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। केंद्र की तरफ से कुछ स्टेप जो प्रेडिक्शन जो तैयारी थी वो पहले ही एडवांस में ले ली गई थी। आपदा का पता पूरा गृह मंत्रालय वहीं से मॉनिटर कर रहा था केंद्र की तरफ से, लेकिन केंद्र की तरफ से भी बहुत सारे लूप होल्स थे। तो ये दिक्कतें थी, लेकिन पूरी मीडिया कवरेज हुई। तमाम जितनी भी कमियां थी राज्य और केंद्र की, उनके पूरे जो धागे थे वो खोल दिए गए थे। बहुत बड़ी आपदा थी, 5,000 से ज़्यादा आज भी सरकारी आंकड़ों में है, लेकिन अगर हम पूरे उस क्षेत्र में जो तबाही हुई, जितने लोग थे जो आज भी मिसिंग हैं, चाहे वो नेपाली हो, बिहारी मजदूर हो, तो वो करीब 15 से 20 हज़ार थी। अब आते हैं हम ठीक धराली पे वापस कि मीडिया की क्या भूमिका थी। तो मीडिया के कर्मी जो हमारे साथ के भी हैं वो जान जोखिम में खतरा लेके उत्तरकाशी और वहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर पैदल सफ़र करके धराली पहुँचते हैं, ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसके बाद अब
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन खबरों को उठाता है। तो धराली के लोगों का गुस्सा फूटता है, वो बयान देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि मुख्यमंत्री जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो महिलाएं वहाँ पर जिन्होंने विरोध किया था या अपनी आप बीती रखी थी, उनकी बातें ऊपर तक पहुंच नहीं पाती हैं। बस ये पहुंचता है कि मुख्यमंत्री फौरी तौर पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो कमियां रह गई हैं वो नहीं पहुंचती। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है उसमें कि कुछ पत्रकारों को गंगनानी के जो पुल है जो टूट गया है, कल की ये खबर है कि उनको आगे जाने से रोक दिया गया था और फिर उनको बहुत लंबा सफ़र तय करके ऊपर जाना पड़ा। SDRF वहाँ पर थी, वहाँ पे लोकल लोगों को जो पुल टेम्परेरी पुल बनाया जा रहा है वहाँ से रस्सी के सहारे जो पार करना था। जो तो वहाँ पर रिपोर्टर हैं जो वहाँ जा रहे हैं, और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमको इतना लंबा घुमाकर क्यों भेजा जा रहा है। यानी हमको जो पुल था जिसमें हम आसानी से 5-10 मिनट में पार कर सकते थे, उसको पार उस दूरी को पार करने के लिए हमें करीब 3 से 4 घंटे लग गए। पहले हमें नीचे खाई में उतरना पड़ा, फिर ऊपर चढ़ना पड़ा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो कमियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कमियों को उजागर किया भी जा रहा है, करना भी चाहिए। अगर सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए तो सरकार के कान भी मरोड़ने ज़रूरी हैं। अगर वो कमी कर रही है, दिक्कतें कर रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें अभी भी भविष्य में, अभी तो शुरुआत है क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें हैं। अब इसके बाद अभी ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अभी लोगों को जो मलबे में दबे हैं उनकी बॉडी को खोजना है, बॉडी जो स्कैनिंग मशीनें होती हैं वो पता चलेगा। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है वो क्यों फेल नज़र आ रही है, सरकार की कहाँ पर एक बड़ी फेल्योर है। देखिए, चारधाम यात्रा में जब ऋषिकेश से यात्री चलते हैं तो सरकार हर साल पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करती है। यानी सरकार के पास सारा आंकड़ा होता है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में। अब सवाल ये उठता है कि जब 5 तारीख को जो लोग गंगोत्री गए थे तो उनका उत्तरकाशी से आगे भी रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, और अगर जिनका नहीं है तो उनका ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इसका मतलब सरकार को मालूम था कि वहाँ से गंगोत्री कितने लोग गए, और जब गंगोत्री में वो पहुँचते हैं तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। तो इसका मतलब बीच का जो पोर्शन है धराली, वहाँ सरकार को पता लग जाना चाहिए कि कितने यात्री हैं जो धराली में उस दिन रुके थे, जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो गंगोत्री में थे उनको फिर रेस्क्यू करके वापस उत्तरकाशी लाया गया। एक तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है चारधाम यात्रा में। दूसरा है इको सेंसिटिव जोन जो है, जिसकी जिक्र हमने पहले भी अपने वीडियो में किया था कि इको सेंसिटिव जोन गजट नोटिफिकेशन 2012 में होने के बावजूद भी वो एक्टिव नहीं है। पूरे जो गंगोत्री वैली है 100 किलोमीटर की उत्तरकाशी से और गंगोत्री तक, उसका जो जोनल प्लान था वो बन चुका था। सरकार ने उसको जोनल प्लान को, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है उसने तैयार किया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से उस जोनल प्लान में कहा गया था कि क्या क्या निर्माण कार्य होने हैं, कहाँ कहाँ निर्माण कार्य होने हैं, किस तरीके के भवन बनेंगे, वो पूरा जो इको सेंसिटिव जोन में वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ी कमी पिछले 2-3 सरकारों की, इसमें एक सरकार की नहीं बल्कि 2-3 सरकारों की, क्योंकि 2012 में एक गजट नोटिफिकेशन हुआ था इको सेंसिटिव जोन का। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, जिसका हम आगे भी और विस्तार में एक वीडियो आपके सामने लेंगे कि विस्थापितों को कब और कहाँ बसाया जाएगा। अभी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 5 लाख की जो फौरी राहत है वो उनको मृतकों को देगी, और 5 लाख जिनके मकान या दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ये ऐलान किया गया है। अब उत्तराखंड की जो विस्थापन और मुआवजा, खासतौर पुनर्वास और विस्थापन नीति है, उसमें अलग से पूरा एक वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। उसमें काफ़ी लोगों से बात करनी है। कुछ विस्थापन नीति में जो पॉइंट हैं उनको ट्रेस आउट करना है कि पहले 2000 पहले से क्या स्थितियां थी जब उत्तराखंड में बादल फटते थे, भूस्खलन होता था या अर्थक्वेक आता था, किस तरीके से सरकार मदद करती थी, विस्थापित करती थी, और केंद्र सरकार किस तरह उनकी मदद करती थी, और 2012 के बाद जब विस्थापन नीति आई तो किस तरह सरकार जो विस्थापितों को पुनर्वासित कर रही है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।